डियर फ्रेंड्स, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था और गैमेटोजेनेसिस की पहली टाइप को हमने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में उसका हमने हार्मोनल कंट्रोल भी देखा था और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं oogenesis। ठीक है, oogenesis, ओ स्टैंड्स फॉर एग और बेटर से दैट ओवम। ठीक है, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन or you can say that formation or production. The formation or production of egg or ovum is known as oogenesis। ठीक है, तो oogenesis जो है ये बिफोर प्यूबरिटी स्टार्ट होता है। ये oogenesis का जो प्रोसेस है ये बिफोर प्यूबरिटी स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ इन oogenesis का जो प्रोसेस है, हमारे पास जो इसमें oogoneum होता है, oogoneum, ये oogoneum जो है ये होता है डिप्लॉइड। कैसा होता है? डिप्लॉइड। इस oogoneum में माइटोसिस होता है। कैसा होता है? माइटोसिस होता है। ये बिहेव करता है, माइटोसिस इसमें जब होगा तो माइटोसिस होने की वजह से ये बनाता है oogoneum। इसको हम बेटर से oogoneum, मल्टीपल oogoneum बनाता है अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। oogoneum की फॉर्मेशन मतलब हम ये कह सकते हैं ये सेल्फ रिन्यूअल भी होता है। ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल होता है। और ये oogoneum जो है ये डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी oogoneum में। इसमें होता है डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट हो जाता है प्राइमरी, यू कैन से दैट ये डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी oocyte में। ये डिफरेंशिएट होता है oogoneum में डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी oocyte। क्लियर है यहां? अब देखिए ये प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte जो है आफ्टर प्राइमरी oocyte यहां पे होता है मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी oocyte पे क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। लेकिन इस मियोसिस फर्स्ट पे क्या होता है? यहां पर एक इनहिबिटर काम करता है। यहां पे सेकेंडरी oocyte बनता है। यहां पे एक इनहिबिटर होता है जिसको हम कहते हैं G2M चेक पॉइंट। ठीक है, इस G2M चेक पॉइंट पे यहां पे इसको इनहिबिट किया जाता है। G2M चेक पॉइंट पे इसको इनहिबिट किया जाता है। इसको G2M चेक पॉइंट पे मतलब मियोसिस फर्स्ट की स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में भी लेप्टोटीन स्टेज में, लेप्टोटीन स्टेज पे एक अरेस्ट किया जाता है। इस मियोसिस फर्स्ट को यहां पे अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अरेस्ट स्टेज इसको कहते हैं फर्स्ट अरेस्ट। जो G2M चेक पॉइंट है ये फर्स्ट अरेस्ट है। क्लियर है? यहां तक आई बात समझ में? अब इस प्राइमरी oocyte को यहां पे अरेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि यहां पर प्राइमरी oocyte की जो प्राइमरी oocytes में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, बिफोर प्यूबरिटी की बात हो रही, यहां पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है। क्लियर है यहां तक? नाउ एट आफ्टर प्यूबरिटी, डूइंग एट प्यूबरिटी के टाइम क्या होता है? एट प्यूबरिटी के टाइम क्या होता है? यहां पे लिख लूंगा एट प्यूबरिटी के टाइम क्या होता है? 60,000 टू 80,000 oocytes जो है वो फॉर्म करते हैं। अब यहां पे क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसेंट्रेशन कम होती है। लेकिन प्यूबरिटी के टाइम प्रोफेज फर्स्ट लेप्टोटीन स्टेज पे प्राइमरी oocyte को अरेस्ट किया गया है। अब इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए यहां पे क्या होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो प्राइमरी oocytes है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, ये एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन करता है और फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? अब यहां पे
क्रोमोसोम नंबर जो है प्राइमरी oocyte में माइटोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम नंबर 2n आएगा और यहां पे n आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? नाउ अब ये सेकेंडरी oocyte जो है, इस सेकेंडरी oocyte में सेकंड, इसमें आप मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है। लेकिन इसी मियोसिस सेकंड पे एक और अरेस्ट आ जाता है यहां पे, इसी मियोसिस सेकंड पे एक अरेस्ट आता है। वो अरेस्ट कहां पे आता है? मियोसिस सेकंड पे सेकंड अरेस्ट होता है। कैसा होता है? सेकंड अरेस्ट होता है, और सेकंड अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकंड पे। अब ये सेकंड अरेस्ट क्यों होता है? अब आप यहां पे याद रखना कि जो जितनी भी जो डिवीजन है ना oogonia से प्राइमरी oocytes फिर सेकेंडरी oocytes, यहां पे आपने याद रखना है, यहां पे जो डिवीजन होती है वो होती है इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन, वो होती है इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यू कैन से दैट यहां पे जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो बराबर होती है और जो साइटोकाइनेसिस है वो अनइक्वल मैनर में होती है। क्लियर है यहां तक? नो, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड में मेटाफेज सेकंड की स्टेज में, मियोसिस सेकंड में मेटाफेज सेकंड की स्टेज में सेकंड अरेस्ट होता है। क्लियर है यहां तक? नो, ये सेकंड अरेस्ट क्यों होता है? क्यों? इट इज ड्यू टू दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोस्टैटिक फैक्टर। ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोस्टैटिक फैक्टर, और उस साइटोस्टैटिक फैक्टर का नाम है MOS मस। ठीक है। अब ये मस क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, ये मस क्या करता है? ये इनहिबिट करता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को, APCs को। व्हाट इज APC? AP स्टैंड फॉर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे क्या है? अगर अब सेकेंडरी oocyte से इस सेकेंडरी oocyte पे क्या होता है? इस सेकेंडरी oocyte पे क्या होता है? अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। यहां पे इसका अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट होने के बाद यहीं पे क्या होता है? अब देखिए ये डिवाइड क्यों नहीं कर पा रहा है सेकेंडरी oocyte? क्यों? क्योंकि इस सेकेंडरी oocyte में लैक ऑफ सेंट्रियोल होता है। अगर इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो यहीं पे स्पर्म की एंट्री होती है, यहीं पे स्पर्म की एंट्री होती है। हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने बोला था स्पर्म का हेड होता है, क्रोमोसोमल हेड होता है, उसके बाद नेक होता है, नेक के बाद मिडल पीस होता है जिसको हम बॉडी भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास टेल होती है, टेल हेल्प करती है मूवमेंट में। हेड के रीजन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीलिटिक डाइजेस्टिव हाइएरोनिडेस एंजाइम नाम होता है जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। इसके नेक रीजन में सेंट्रियोल होता है, ठीक है। और यहां पे प्राइमरी oocyte के अंदर सेंट्रियोल आ जाता है। जब प्राइमरी oocyte के अंदर सेंट्रियोल आ गया, सेंट्रियोल आने के बाद जो सेकेंडरी सेंट्रियोल के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी सेंट्रियोल के अंदर स्पर्म का, सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म का सेंट्रियोल आ जाता है। और जब सेंट्रियोल आ गया तो मियोसिस सेकंड का जो बैरियर है, जो साइटोस्टैटिक फैक्टर की वजह से आया था, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को जिसने इनहिबिट करके रखा था, वो यहां पे सेंट्रियोल की वजह से खत्म हो जाता है। और सेकेंडरी oocyte जो है ये डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या? सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड की वजह से क्या बनता है? इसकी वजह से बनता है ओवम। क्या बनता है यहां पे बनता है ओवम, और बनती है टू पोलर बॉडीज बनती है। क्या बनती है? दो पोलर बॉडीज बनती है, ठीक है। और आपने याद रखना है कि लेट से हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर, लेट से हमने ऐसा बोला, ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte था, और ये सेकेंडरी oocyte फिर किसमें डेवलप हो जाता है? ये सेकेंडरी oocyte हमारे पास एग में डेवलप होता है, और एग के बाद ये जो पोलर बॉडीज हैं ये बनती है। ये पोलर बॉडी जो है ये बाद में डीजेनरेट होती है। क्या होती है? डीजेनरेट होती है, ठीक है। अब देखिए, अब जो सेकेंडरी oocyte है ये कहां पे रिलीज होता है? ये सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होता है आफ्टर ओवुलेशन। कब रिलीज होता है ये रिलीज होता है आफ्टर ओवुलेशन
ये कहां पे रिलीज होता है ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन इनटू द ओविडक्ट रीजन ऑफ ओवरी। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ? ठीक है, तो ये था लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट oogenesis, ठीक है, द प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है ये कहां पे होता है, ये ओवरी के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा oogenesis के बारे में। ठीक है, oogenesis को हम कंपेयर करेंगे तब जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या बोला, एट प्यूबरिटी में 60,000 टू 80,000 oocytes हैं, और इनमें से सिर्फ 400 जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 20 वीक का जो फीटस होता है, 20 वीक का जो फीटस होता है उसमें 6 to 7 मिलियन oocytes होते हैं। कितने होते हैं? 6 to 7 मिलियन oocytes होते हैं। और जब ये जो है जब बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम इनका जो नंबर होता है वो 2 मिलियन होता है। कितना होता है? 2 मिलियन। आफ्टर 2 मिलियन प्यूबरिटी के टाइम पे ये 60,000 टू 80,000 होते हैं, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 400 ही रहते हैं। क्लियर है? ये था हमारा प्रोसेस oogenesis का। क्लियर है? तो कल हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल क्या हुआ, इंटरनल क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आज के लिए इतना ही काफी है।